मेरी मॉम को कबाड़ उठाने का बड़ा शौक था, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि हर बार कूड़े से कुछ ऐसा मिल जाता जो पूरी जिंदगी बदल देता। जब मैं सिर्फ 5 साल का था, मॉम को एक जेड का ब्रेसलेट मिला। गलती से मेरा हाथ उस पर कट गया और वो ब्रेसलेट मेरा पर्सनल स्टोरेज स्पेस बन गया। उसके बाद खाली समय में मैं चुपके से डैड की जेब से पैसे निकालकर उसी स्पेस में छिपाने लगा। 10 साल का होने से पहले ही मेरे पास लगभग 3 लाख युआन की सेविंग हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में मॉम को फिर एक पुराना चश्मा मिला। जैसे ही मैंने उसे पहना, मुझे हर सामान की असली कीमत दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, मैंने अपनी सेविंग से सस्ते में एंटीक खरीदने शुरू किए और महंगे दामों पर बेचने लगा। 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपचाप अरबों की दौलत का मालिक बन चुका था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने तय किया कि अब अपनी असली पहचान बता दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, देखा कि डैड अपनी मिस्ट्रेस को साथ लेकर आए हैं और मॉम पर दबाव डाल रहे हैं कि वो बिना कुछ लिए घर छोड़ दें। मॉम गुस्से से कांप रही थी और जवाब देने ही वाली थी कि मैं तुरंत अंदर गया और उनका मुंह ढक दिया। मॉम, आप क्या कर रही हैं? डैड के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। मॉम ने जैसे ही देखा कि उन्हें रोकने वाला मैं हूं, उनकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उनकी नजरों में गुस्सा था, दुख था और सबसे ज्यादा यह एहसास कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज उनका साथ नहीं दे रहा। मैं अंदर ही अंदर सफाई देता रह गया। मैं डैड का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा था। सच तो यह था कि उनकी दौलत मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उनकी छोटी सी कंपनी साल भर में मुश्किल से 2 मिलियन युआन कमाती थी। मैं जितना उन पैसों से निवेश करके एक दिन में कमा लेता हूं, उसके सामने ये रकम कुछ भी नहीं थी। ऐसे इंसान से बहस करने में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैं मॉम को कमरे में ले जाकर अपने अकाउंट में पड़े अरबों युआन दिखाने ही वाला था कि तभी डैड बीच में बोल पड़े। वांग शोइंग, जरा खुद को देखो। न ढंग से तैयार होना आता है, न खुद का ख्याल रखना। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखती हो। और जिस बेटे को तुमने इतने साल संभाला, उसे भी पता है कि तलाक के बाद उसे मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हारी जैसी औरत के जीने का क्या मतलब? मर ही जाओ तो बेहतर है। इतने में उसकी मिस्ट्रेस अपना उभरा हुआ पेट आगे करके खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान और आंखों में साफ तिरस्कार था। उसकी शक्ल देखकर मेरा खून खौलने लगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा। सुनो लड़के, सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी मेरी तरफ से बात की है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपनाऊंगी। तुम्हारी कॉलेज की फीस भी मैं नहीं दूंगी। मेरा सारा पैसा तो मेरे पेट में पल रहे बेटे के लिए है, इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश मत करना। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, मेरी नजर डैड के सिर के ऊपर चमकती हुई हरी रोशनी पर गई। 1 हफ्ते पहले मॉम को कोई अजीब सा मसाला मिला था। उन्होंने उसे सूप में डाल दिया और उसे पीने के बाद मुझे लोगों के सिर के ऊपर अलग अलग रंग दिखाई देने लगे। बैंगनी रंग मतलब जल्द अच्छी किस्मत और पैसा मिलने वाला है। लाल रंग मतलब बड़ी मुसीबत या खून खराबे जैसी बदकिस्मती। गुलाबी रंग मतलब प्यार आने वाला है। और हरा रंग मतलब सामने वाला इंसान अपने पार्टनर से धोखा खा रहा है। मॉम तो ऐसी नहीं थी। जब डैड का बिजनेस फेल हुआ था और उन पे करोड़ों का कर्ज चढ़ गया था, तब भी उन्होंने तलाक नहीं लिया। वो खुद नौकरी करती रहीं, कर्ज चुकाने में मदद करती रहीं और साथ ही कबाड़ भी उठाती रहीं। ऐसी औरत डैड को कभी धोखा नहीं दे सकती थी। फिर मेरी नजर उस औरत पर गई जिसे डैड बार बार प्यार से शांशी बुला रहे थे। मानना पड़ेगा, वो देखने में काफी आकर्षक थी। फिगर भी अच्छा था और मॉम से ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी। शायद इसी वजह से डैड उसके पीछे पागल थे। इसका मतलब साफ था, डैड को धोखा देने वाली भी वही थी। फिर मैंने उसके पेट की तरफ देखा। वहां गहरा लाल रंग जमा हुआ था। इसका मतलब था कि बड़ी अनहोनी होने वाली है और शायद बच्चा भी नहीं बचेगा। मेरी नजर महसूस होते ही शांशी कांपने लगी। वो तुरंत डैड की बाहों में गिर गई और मीठी आवाज में बोली, डार्लिंग, आपका बेटा मुझे बहुत डरावनी नजरों से देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मार देगा। कहीं ये मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता? आपने कहा था ना कि आप मेरे हीरो हैं, अब मेरी रक्षा भी कीजिए। उसे इस तरह डैड से लिपटते देखकर मेरा मूड उल्टा काफी अच्छा हो गया। अगले दिन मैं जानबूझकर डैड की कंपनी पहुंचा। थोड़ा तमाशा देखने का मौका कौन छोड़ता है। कॉन्फ्रेंस रूम में पता चला कि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। डैड गुस्से से आग बबूला हो गए। मिस्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं? माल की सप्लाई होने ही वाली है और आप अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। पता भी है इससे हमें कितना नुकसान होगा। शांशी भी पेट सहलाते हुए खुद को कंपनी की मालकिन समझकर बोली, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो 2 मिलियन युआन का मुआवजा देना पड़ेगा। मिस्टर चेन ने दोनों की बात बीच में ही काट दी। बस कीजिए, पैसे की बात है ना, मैं भर देता हूँ। उन्होंने मुआवजा दिया और बिना पीछे देखे वहां से चले गए। उनके जाते ही डैड ऑफिस में चीजें उठाकर फेंकने लगे। पता लगाओ आखिर हमारा ऑर्डर किसने छीन लिया। उनकी हालत देखकर मुझे लगा कि जो हो रहा है वही उनके कर्मों का नतीजा है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन तभी डैड ने गुस्से में मुझे रोक लिया। जाकर अपनी माँ से कहना, उस घर पर उसका कोई हक नहीं है, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस बार मैंने भी सीधा जवाब दिया, ये बात मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और मेरी सलाह मानो, वो घर चुपचाप मॉम को दे दो, वरना डैड ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। वरना क्या? मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या आप अपने बाप की भी इज्जत नहीं करोगे? तभी बगल में खड़ी शांशी ने फिर आग में घी डाल दिया। बिल्कुल सही कहा शाओलिन, चाहे इनका तलाक हो जाए लेकिन ये अब भी तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें नालायक बेटा नहीं बनना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, थोड़ा समझदारी से पेश आओ। वो औरत फिर बोल पड़ी, तुम अब बड़े हो चुके हो, सही और गलत में फर्क करना सीखो। जल्दी से अपने पापा से माफी मांगो। मैंने बस आंखें घुमाई और सीधा जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने डैड की तरफ देखा और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, 3 दिन के अंदर अगर आपने मॉम को तलाक देकर वो घर उनके नाम नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूं आपकी ये छोटी सी कंपनी बंद हो जाएगी। डैड को लगा मैं पागल हो गया हूं। उन्होंने मुझे सन की कहकर गाली दी। मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। सच बोल रहा हूं या नहीं, ये उन्हें बहुत जल्द खुद पता चलने वाला था। कुछ दिन बाद मॉम हमेशा की तरह मुझे कबाड़ चुनने की अपनी स्पेशल टेक्निक सिखा रही थी। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर डैड खड़े थे और गुस्से से चिल्ला रहे थे, वांगलिन,
आखिर तुमने किया क्या है? मेरे सारे बिजनेस पार्टनर एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोला लेकिन दरवाजा पूरा नहीं खोला, बस अंदर से ही बात की। इतनी लंबी कहानी मत सुनाइए, सीधा बताइए मेरी शर्त मान रहे हैं या नहीं? मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल पड़ गया। जब से उनके पास पैसा आया था शायद ही किसी ने उनसे इस तरह बात की हो। कुछ पल तक पूरी खामोशी छाई रही। मुझे लगा बात बनने वाली नहीं है, तभी उन्होंने दांत भींच कर कहा, ठीक है, वो घर तुम्हारी माँ का होगा, अभी के अभी तलाक के पेपर साइन करते हैं। मैंने मॉम से तलाक के कागज तैयार करने को कहा और फिर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला डैड ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं समय रहते पीछे हट गया। मेरा वार बचते ही वो और भड़क गए। दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठाया और दोबारा हमला करने के लिए बढ़े। मैंने बिना हिले दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। डैड, सिर्फ हमारे रिश्ते की वजह से मैंने अभी तक आपकी कंपनी पूरी तरह खत्म नहीं की, लेकिन अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं यकीन दिलाता हूं इस इंडस्ट्री में आपको दोबारा कोई जगह नहीं मिलेगी। मैंने ये बात बिल्कुल ठंडे लहजे में कही। उस पर मेरा अंदाज किसी बड़े बिजनेस टाइकून से कम नहीं लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सामने सिर्फ 18 साल का लड़का खड़ा हो। डैड कई बार बैट उठाते फिर नीचे कर देते। आखिरकार उन्होंने बैट जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, वांग लिन, आखिर तुम हो कौन? सब लोग तुम्हारी बात क्यों मानते हैं? मैं अभी उन्हें सच नहीं बता सकता था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं अरबपति हूं तो कहीं तलाक से ही पीछे न हट जाएं। इसलिए मैंने बस इतना कहा, 1 महीने बाद आपको सब पता चल जाएगा। 1 महीने बाद शहर में एक बड़ी ऑक्शन होने वाली थी जहां सिर्फ बड़े और रसूखदार लोग बुलाए जाते थे। मैंने तय किया था कि उस दिन मॉम को अपने साथ लेकर जाऊंगा, सबके सामने उनकी इज्जत वापस दिलाऊंगा और शायद अपने लिए एक बेहतर पिता जैसी शख्सियत भी ढूंढ लूं। लेकिन डैड ने मेरी बात का बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा मॉम ने पहले से ही किसी और आदमी से रिश्ता बना लिया है और तलाक के बाद वही सामने आएगा। वो गुस्से से चिल्लाए, वांग शाइन, तो पहले से ही किसी और मर्द के साथ थी? उसी से मुझे दबवा रही हो? सिर्फ एक घर ही तो है, रख लो। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके तलाक के कागजों पर साइन किए और गुस्से में वहां से चले गए। वैसे भी मेरा इरादा उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने का नहीं था। आखिर मेरी पहली कमाई भी कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से शुरू हुई थी। थोड़ा बहुत हिसाब तो बनता था। तलाक के पेपर मिलते ही मैंने अपने असिस्टेंट को फोन किया। मैंने कहा कि डैड की कंपनी पर से दबाव हटा दिया जाए और साथ ही मेरे लिए 1 महीने की ग्रेजुएशन ट्रिप भी अरेंज कर दी जाए। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मॉम बड़े उत्साह से कमरे में आ गई। उनके हाथ में कबाड़ वाला बड़ा सा बैग था जो चलते चलते सरसराहट की आवाज कर रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, शाओलिन, चल आज मेरे साथ कबाड़ चुनने चलते हैं। मेरे चेहरे पर मजबूर सी मुस्कान आ गई। मॉम, एक शर्त लगाएं? मेरा दावा है कि आज रात आपको कोई भी कीमती चीज नहीं मिलेगी। अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मॉम ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ बांध लिए। और अगर तुम हार गए तो पूरी समर वेकेशन कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहकर कबाड़ चुनना सीखूंगा। ये सुनते ही मॉम इतनी खुश हुई जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन्होंने तुरंत मुंह पर हाथ रखा और हंसते हुए बोली, ये हुई ना बात, मेरी विरासत संभालने वाला आखिर मिल ही गया। चलो अभी चलते हैं। मॉम पूरे जोश के साथ आगे आगे चल रही थी। मैं पीछे मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज रात मैंने पहले ही लोगों से कह दिया था कि किसी भी डस्टबिन में पैसे या लग्जरी सामान नहीं डालना। मैंने सोचा अब देखते हैं मॉम क्या कमाल करती हैं। लेकिन अगले ही पल मेरी ही बोलती बंद हो गई। मॉम फुर्ती से पहले डस्टबिन के पास पहुंची और बिना झिझक हाथ अंदर डाल दिया। अगले ही सेकंड उन्होंने बाहर निकाला एक चमचमाता हुआ कीमती एमराल्ड जेड पेंडेंट और उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लेकिन बुरी तरह घायल और बेहोश लड़की। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। मॉम ने आराम से उस लड़की को डस्टबिन से बाहर खींचा और सीधा मेरी बाहों में डाल दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, शाओलिन, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, प्यार व्यार करने का टाइम आ गया, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी। मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर आखिरकार हार मानते हुए अपने असिस्टेंट को फोन किया और उस लड़की के इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल का इंतजाम करने को कहा। बस घायल लड़की को लेकर सीधे इमरजेंसी रूम पहुंचा। अभी उसे अंदर भेजा ही था कि मेरे फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया। हार्बर सिटी के सबसे अमीर परिवार की छोटी बेटी यू योवेई का अपहरण हो गया है। जो भी उसकी जानकारी देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह खबर पढ़ते ही मेरी दाईं आंख फड़कने लगी। मैंने तुरंत उसकी फोटो खोली और अगले ही पल मेरे होश उड़ गए। न्यूज में दिखाई गई लड़की बिल्कुल वही थी जिसे मॉम कुछ देर पहले डस्टबिन से उठाकर लाई थी। मैंने बिना देर किए वो खबर मॉम को फॉरवर्ड कर दी। मॉम, प्लीज अब से कबाड़ उठाना बंद कर दो। इस बार आपने सच में बहुत बड़ी मुसीबत उठा ली है। इतनी दूर हार्बर सिटी से यहां तक ये लड़की आखिर पहुंची कैसे? और अगर हम कहेंगे कि ये डस्टबिन में मिली थी, कोई यकीन भी करेगा? लेकिन मॉम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। तुम अभी छोटे हो इसलिए नहीं समझते। अच्छी लड़कियां मार्केट में नहीं मिलती, उन्हें पहले ढूंढना पड़ता है। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये तुम्हारी किस्मत वाली लड़की है। तुम दोनों आराम से एक दूसरे को जानो। मैं अभी कुछ बोल ही रहा था कि मॉम ने मेरे हाथ में सान्या की फ्लाइट टिकट रख दी। फिर मुस्कुराकर बोली, शाओलिन, अब मेरी भी छुट्टियां बनती हैं, मैं घूमने जा रही हूँ, बाकी सब तुम संभाल लेना, 1 महीने बाद मिलते हैं। मैंने तुरंत उन्हें मैसेज भेजा, लेकिन तब तक उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सच में मुसीबत दिखते ही उसे मेरे सिर पर डालकर खुद निकल लेना, ये टैलेंट सिर्फ मेरी मॉम के पास ही हो सकता था। मैंने काफी देर तक सोचा। आखिर में फैसला किया कि लड़की के होश आने का इंतजार करूंगा, फिर उसे कुछ पैसे देकर उसके घर वापस भेज दूंगा। उनके फैमिली ड्रामे में मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब उसे होश आया तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आप कहना क्या चाहते हैं? उसके सिर पे चोट लगी है और उसे अपनी सारी याददाश्त चली गई है? डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरा चेहरा और उतर गया। तो वो कब तक ठीक होगी? डॉक्टर ने बस सिर हिलाकर कहा,
ये अभी कोई नहीं बता सकता। मैं वहीं बेंच पे बैठ गया। अब तो मामला सच में उलझ चुका था।